हम बताने वाले हैं आपको सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस एक स्किन की बीमारी है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। और एज़ वेल एज़ जो घंटी का जो आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियोस है, सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है सोरियासिस के बारे में। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्किन डिजीज़। इट इज़ थॉट दैट दिस क्रॉनिक डिजीज स्टेम्स फ्रॉम ए हेरिडिटी इफेक्ट दैट कॉजेज ओवर प्रोडक्शन ऑफ केराटिन। सो सोरियासिस एक प्रकार की स्किन की बीमारी है, और इस प्रकार की जो स्किन की बीमारी होती है हमको पास्ट जनरेशन यानी कि हमारे पेरेंट्स से ही हमको मिल सकती है। जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो उसी तरीके से ये सोरियासिस भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसकी वजह से इसका जो मुख्य कारण माना गया है वो है केराटिन का ओवर प्रोडक्शन होना। सो केराटिन क्या एक तरीके से एक प्रोटीन होता है जो कि हमारी स्किन में, हेयर्स में, नेल्स में पाया जाता है। अगर इस प्रोटीन का निर्माण, इस प्रोटीन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सोरियासिस की बीमारी हो सकती है। देन उसके बाद में आता है इंसिडेंस। इट अफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ द पॉपुलेशन। इट ऑकर्स इन एनी एज, most commonly occurs in people between the 15 to 35 years of age। जो इस प्रकार की बीमारी है ये 2% पॉपुलेशन में पाई जाती है और ये किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो एज ग्रुप है वो माना गया है बिटवीन 15 टू 35 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ सोरियासिस। इट इज़ ए क्रॉनिक नॉन इन्फेक्शियस स्किन इन्फ्लामेशन इन्वॉल्विंग keratin synthesis in which the skin cell replicate at an extremely rapid rate, 8 times faster than normal, but the rate at which old cells slopes off is unchanged. This causes the cell buildup on the skin surface, forming thick patches or plaque of red sores covered with flaky, silvery, white dead skin cells known as scale। अब सोरियासिस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो स्किन होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो कि क्रोनिक उसका नेचर होता है और नॉन इन्फेक्शियस उसका नेचर होता है। और इस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा, केराटिन नाम का जो एक प्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस ज़्यादा होने लगता है, उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। और ओवर प्रोडक्शन नॉर्मल से 8 गुना ज़्यादा होता है, लेकिन जो स्किन की जो स्लफिंग होती है यानी कि स्किन का उतरना, स्किन का ख़त्म होना, वो कम होता है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, अगर जो सेल्स है उसका निर्माण ज़्यादा होगा तो वो स्किन सरफेस पर वो बनने लगेगी, यानी कि जो स्किन की जो लेयर होती है वो थोड़ी मोटी दिखने लगेगी और इस प्रकार की एक प्लेक बन जाएगी जो कि रेड कलर की होती है। उस रेड कलर की प्लेक के ऊपर एक और प्लेक बनती है डेड सेल्स की, जो कि सिल्वरी कलर की देखी जा सकती हैं। तो जब भी किसी को सोरियासिस होता है तो सुपरफिशियली जब हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं, चेक करते हैं, तो वाइट कलर के, सिल्वर कलर के वहाँ पर पेचेस दिखने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी दैट मीन्स कॉजेज या कारण। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें जैसे कि अननोन फैक्टर्स, फिर आता है इसके बाद में जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि जीन्स भी इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर पेरेंट्स को ये वाली प्रॉब्लम है तो ये वाली पेरेंट्स की प्रॉब्लम अपने नेक्स्ट जनरेशन में ये बच्चों को ट्रांसफ़र हो सकती है। और इसका एक मुख्य कारण भी माना गया है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर क्या होता है, जो हमारा खुद का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो खुद की बॉडी के ऊपर अटैक करने लगता है या खुद की बॉडी के ऊपर ये रिएक्ट करने लगता है। तो उस वाली कंडीशन में भी सोरियासिस होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा आता है सम फैक्टर में एग्रीवेट द कंडीशन सच एज स्ट्रेस, स्मोकिंग, एल्कोहल, ट्रॉमा, ओबेसिटी, हार्मोनल चेंजेस, क्लाइमेट, मेडिकेशन सच एज लिथियम सॉल्ट और बीटा ब्लॉकर्स। और कुछ फैक्टर इस प्रकार के होते हैं जो कि सोरियासिस की कंडीशन को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सोरियासिस है तो अगर ये फैक्टर अगर उसके आसपास भी होंगे, उसके अंदर पाए जाते हैं, तो उसकी जो कंडीशन होती है बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को स्ट्रेस यानी कि तनाव है,
उसकी वजह से भी सोरियासिस हो सकता है, एग्रीवेट हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से, किसी को ट्रॉमा हो गया या ओबेसिटी हो गया, हार्मोनल चेंजेस की वजह से या क्लाइमेट की वजह से, यानी कि जैसे कि सीजनल हो गया, जैसे कि सर्दियों की वजह से या गर्मी की वजह से, कुछ मेडिकेशन की वजह से भी सोरियासिस एग्रीवेट हो सकता है, जैसे कि लिथियम सॉल्ट हो गया और बीटा ब्लॉकर मेडिकेशंस हो गया। तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से सोरियासिस एग्रीवेट हो सकता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ सोरियासिस। टाइप्स ऑफ सोरियासिस के अंदर सबसे फर्स्ट जो टाइप्स आता है वो आता है प्लेक सोरियासिस। सो प्लेक सोरियासिस ऑल्सो नॉन एज सोरियासिस वल्गेरिस, यानी कि जो प्लेक सोरियासिस है उसका दूसरा नाम सोरियासिस वल्गेरिस भी है। सो इट अपीयर एज रेज इन्फ्लेम्ड रेड स्किन कवर्ड बाय सिल्वरी पैचेस और स्केल्स। इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, स्किन थोड़ी सी उभरी हुई सी दिखाई देती है और जो स्किन होगी वो रेड कलर की होगी और उसके अंदर इन्फ्लामेशन रहती है। तो इस प्रकार की जो चीज़ होती है, रेड वाली स्किन या रेज जो स्किन है उसके ऊपर सिल्वरी पैचेस दिखाई देते हैं। साइड्स आर एल्बो, नी, सेक्रम, स्काल्प, हैंड्स, फीट्स एंड लोअर बैक। और इसकी जो मुख्य जो साइड होती है वो होती है जैसे एल्बो हो गया, नी हो गया, सेक्रम हो गया, स्काल्प, हैंड, फीट एंड लोअर बैक, यहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है। नेक्स्ट आता है गुटेट सोरियासिस। सो इरप्शन ऑफ स्मॉल पेप्यूल ओवर द अपर ट्रंक एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़। जो भी हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है या जो अपर ट्रंक वाला एरिया है, यहाँ पर जो पेप्यूल होते हैं उनका इरप्शन होने लगता है, यानी कि हमारी छाती वाला जो एरिया हो गया, हाथ पैर हो गया, यहाँ पर ये छोटे छोटे लाल कलर के जो पेप्यूल्स होते हैं वो फूटने लगते हैं या उसका इरप्शन होने लगता है। नेक्स्ट आता है इनवर्स सोरियासिस। सो इट इज़ फाउंड इन द स्किन फोल्ड सच एज इंग्वाइनल रीजन, एक्जिला एंड स्वेटी एरियाज। स्केलिंग इज मिनिमल और एब्सेंट एंड लीजन अपीयर्स ग्लोसी, स्मूथ एंड ब्राइट रेड। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है इनवर्स सोरियासिस वाली वो स्किन फोल्ड में पाई जाती है, जैसे कि इंग्वाइनल रीजन हो गया, एक्सिलरी रीजन हो गया, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है वहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है। इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो स्केलिंग होती है, अब स्केलिंग का मीन्स ये है यानी कि जो हमारी स्किन की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस, उसका लॉस होना। तो इसमें स्केलिंग होगी, बहुत ही कम होगी, यानी कि जो एपिडर्मिस होती है उसका लॉस कम होगा या एब्सेंट भी हो सकता है। जो इस प्रकार का जो लीजन होता है, जो एरिया होता है वो स्मूथ सा होता है, ग्लॉसी सा होता है और रेड दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है पस्चुलर सोरियासिस। इट इज़ एन pus filled lesion surrounded by a red skin. It appears at hand and feet. इस प्रकार के सोरियासिस में क्या होता है, जो लीजन होता है, जो एरिया होता है वहाँ पर पस भरा होता है और उस पस के चारों तरफ की जो स्किन होती है वो रेड कलर की दिखाई देने लगती है और इस प्रकार के जो सोरियासिस होता है वो हाथ पैरों में दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। So it is a superficial scaling or peeling that may appear like burning. It affects all the body sides, causes is sunburn, allergic reaction and strong कॉल प्रोडक्ट यूज़। इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है उसमें सुपरफिशियल स्केलिंग या पेलिंग देखने को मिल सकती है। अब स्केलिंग या पेलिंग क्या होता है, जो हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो लॉस हो जाती है और इस प्रकार का वो दिखाई देता है एरिया जैसे कि वो एरिया बर्न हो चुका है और इस प्रकार की कंडीशन पूरी बॉडी साइड्स में देखने को मिल सकती है और इसका जो मुख्य कारण है सनबर्न हो गया या किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से या कोई भी केमिकल जो प्रोडक्ट होता है उसका यूज़ करने की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट आता है नेल सोरियासिस। इट अपीयर्स एज स्मॉल नेल, येलो ब्राउन नेल विथ चॉक लाइक डेब्रिस बिल्डअप अंडर द नेल्स। इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, जो नेल सोरियासिस है वो हमारे नाखून के अंदर देखने को मिल सकता है और इस प्रकार की कंडीशन में जो नेल्स होंगे हमारे छोटे से होंगे और जो ये नेल्स होते हैं येलो ब्राउन कलर के देखने को मिल सकते हैं और जो नेल्स होते हैं, जो हमारे नाखून होते हैं, उसके अंदर वाला जो एरिया होता है वो वाइट चॉक जैसा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है सोरियाटिक आर्थराइटिस। दिस कंडीशन इन्वॉल्व बोथ सोरियासिस एंड जॉइंट इन्फ्लामेशन। इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, सोरियासिस भी देखने को मिल सकता है और जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन भी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार की कंडीशन को कहा जा सकता है सोरियाटिक आर्थराइटिस। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सोरियासिस। सो ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स इट मे लीड्स टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ टी सेल्स। किसी भी कारण की वजह से क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया
एथियोलॉजी के अंदर, तो उन कारणों की वजह से क्या होगा, टी सेल्स की हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एपिडर्मिस इन्फिल्ट्रेशन एंड केराटिनोसाइट प्रोलिफरेशन, यानी कि जो एपिडर्मिस है उसके अंदर टी सेल का इन्फिल्ट्रेशन यानी कि वो फैलती रहेगी, और उसके बाद में क्या होगा, जो स्किन के अंदर जो केराटिन जो प्रोटीन होता है उसका प्रोलिफरेशन ज़्यादा होने लग जाएगा, यानी कि वो ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर सिक्रीट होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डी रेगुलेटेड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, यानी कि जो एक इन्फ्लामेशन का जो रेस्पॉन्स होता है वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा गुना बढ़ जाएगा और वहाँ पर वो इन्फ्लामेशन ज़्यादा होने लगेगी। सो इट मे लीड टू लार्ज प्रोडक्शन ऑफ वेरियस साइटोकाइंस। जब भी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है तो उस टाइम पर वहाँ पर साइटोकाइंस नाम का जो केमिकल्स होता है वो रिलीज़ होने लगता है। तो क्या होगा, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स डायलेटेड एंड वेस्कुलर इंगॉर्जमेंट। तो सुपरफिशियल जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होने लगेगी यानी कि फैलने लगेगी, और जो वेस्कुलरिटी यानी कि जो वेसल्स हैं वो उसमें इंगॉर्जमेंट होने लगे। देन उसके बाद में आता है एपिडर्मल हाइपरप्लासिया, यानी कि जो एपिडर्मल जो स्किन होती है उसमें जो सेल्स होती है उनके नंबर्स बढ़ने लगेंगे, और जितने ज़्यादा नंबर्स बढ़ेंगे तो वो सेल क्या होगी, प्रॉपर रूप से मैच्योर नहीं हो पाएगी, वो इमेच्योर रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फेल्स टू रिलीज एडिक्वेट लिपिड विच लीड्स टू फ्लेकिंग स्केलिंग प्रेजेंटेशन ऑफ सोरियासिस लीजन। अगर सेल प्रॉपर रूप से मैच्योर नहीं हो पाएगी तो वो क्या होगा, वहाँ पर स्किन में लिपिड का प्रोडक्शन नहीं होगा, और लिपिड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसकी वजह से जो स्किन वाला एरिया है वो स्केली जैसा सूखा सूखा सा वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करने लगेगा, और दैट मे लीड टू सिल्वरी स्केल ऑफ द स्किन, और स्किन कैसी दिखाई देने लगेगी, सिल्वर कलर की। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरियासिस, दैट मीन्स साइन एंड सिम्टम्स। सो द फर्स्ट साइन इज रेड स्पॉट ऑन द बॉडी। सबसे पहले इसमें रेड स्पॉट देखने को मिलता है बॉडी के ऊपर। देन पैचेस ऑफ द स्किन इज ड्राई, सोलन एंड इन्फ्लेम्ड, कवर्ड विद सिल्वरी फ्लेक्स। इसमें जो पैचेस होते हैं, जो लीजन होता है, जो एरिया होता है वो ड्राई दिखाई देता है, उसमें स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलती है, और ये जो स्वेलिंग होगी, ड्राइनेस होगी, इन्फ्लामेशन होगी, इसको कवर करने के लिए सिल्वरी फ्लेक्स दिखाई देता है, यानी कि सिल्वर कलर का जो लेयर होती है वो स्किन के ऊपर देखने को मिल सकती है। देन आता है रेस्ट एंड थिक स्किन। जो स्किन होगी थिक होगी यानी कि मोटी होगी और उभरी हुई सी दिखाई देती है। देन आता है पेन, इचिंग एंड बर्निंग। और इस प्रकार के जो एरिया होता है, जो सोरियासिस वाला एरिया होता है, उसमें पेन होता है, कभी कभी इचिंग भी होती है और बर्निंग भी देखने को मिल सकती है। देन आता है येलो डिस्कलरेशन, पिटिंग एंड थिकनिंग ऑफ द नेल्स आर नोटेड इफ़ दे आर अफेक्टेड। अगर किसी को नेल सोरियासिस है यानी उसके नाखून अफेक्ट हो सकते हैं, तो नाखून कैसे दिखाई देंगे, येलो ब्राउन कलर के दिखाई देंगे, उसमें पिटिंग देखने को मिल सकता है, थिकनिंग यानी कि उसकी जो नाखून होगा वो थोड़ा सा मोटा देखने को मिल सकता है अगर नेल अफेक्टेड हुए हैं तो। देन उसके बाद में आता है क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग पॉइंट्स इफ़ द स्केल आर स्क्रैप्ड अवे। यदि जो इस प्रकार का जो सोरियासिस वाला जो लीजन है, जो एरिया है, अगर उसको हम क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं यानी कि नाखून से खरोचते हैं, तो वहाँ पर ब्लीडिंग पॉइंट्स देखने को या क्रैक्ड स्किन देखने को मिल सकती है, यानी कि जब उसको खरोचेंगे तो वहाँ पर ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोइबनर फिनोमिना। इट इज़ डेवलप्ड एट द साइट ऑफ इंजुरी सच एज स्क्रैच और सनबर्न। इस प्रकार का जो फिनोमिना है किस एरिया में देखने को या किस साइट में देखने को मिल सकता है, जैसे कि अगर किसी को इंजरी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्किन में स्क्रैच किया है, तो स्क्रैच वाली जगह पर भी इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिल सकती है। या जो हमारे बॉडी का जो भी एक्सपोज एरिया है, तो जब भी उस पर सूरज की किरणें पड़ेगी तो वहाँ पर भी ये इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक एवालुएशन ऑफ सोरियासिस, यानी कि जब भी किसी को सोरियासिस होता है तो उसके लिए आपको जांच करवाना पड़ता है। तो जांचों में जैसे कि फॉर एग्जांपल आप उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि आपकी पहले की हिस्ट्री क्या रही है, आपको पहले किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं थी, तो आपको पूरी हिस्ट्री उसको
बतानी पड़ेगी। देन उसके बाद में आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन। आपका पूरी बॉडी का फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाएगा कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, किस प्रकार की स्किन आपकी दिखाई दे रही है, रेडनेस है उसमें, स्वेलिंग है या नहीं है, इन्फ्लामेशन है या नहीं है, या सिल्वरी फ्लेक्स है या नहीं है, स्केलिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो पूरा स्किन का एग्जामिनेशन किया जाएगा। देन आता है स्किन बायोप्सी। अब एक्चुअल रीज़न को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्चुअल कंडीशन को रूल आउट करने के लिए हमको स्किन बायोप्सी करना पड़ सकता है, जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि उसको किस प्रकार की बीमारी है। देन आता है उसके बाद में ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं उसको कंफर्म करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ESR मीन्स एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि सोरियासिस के अंदर इन्फ्लामेशन होती है, तो इन्फ्लामेशन को रूल आउट करने के लिए हम ESR करवाते हैं। देन उसके बाद में आता है C रिएक्टिव प्रोटीन टू डिटेक्ट इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करने के लिए ESR करवा सकते हैं और C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट भी करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी के अंदर आता है एक्सरे एंड MRI जो रूल आउट सोरियाटिक आर्थराइटिस। एक्सरे और MRI के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, सोरियाटिक आर्थराइटिस वाली कंडीशन को रूल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, दैट मीन्स ANA। दीज एंटीबॉडीज कैन बी प्रेजेंट इन पीपल विथ PSA, यानी कि सोरियासिस के साथ में इस प्रकार के एंटीबॉडीज देखे जा सकते हैं। अगर ANA एंटीबॉडीज है दैट मीन्स उसको सोरियासिस हो सकता है। नेक्स्ट आता है रूमेटॉइड फैक्टर्स एंड एंटीसाइक्लिक citrulinated peptide antibodies. If the person has these antibodies, a doctor may consider a diagnosis of rheumatoid arthritis rather than a PSA. तो इस प्रकार का एंटीबॉडीज जब भी दिखाई देता है व्यक्ति के अंदर, तो ये कंसीडर किया जाता है कि उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ना कि PSA, यानी कि सोरियासिस की बजाय उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सोरियाटिक आर्थराइटिस माना जा सकता है। दिन उसके बाद में आता है फुल ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ब्लड काउंट भी करवा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट या इलेक्ट्रोलाइट की जांच भी करवा सकते हैं, या लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ में और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ सोरियासिस। सो फर्स्ट वन इज़ टॉपिकल ट्रीटमेंट। इट्स स्लो ओवर एक्टिव एपिडर्मिस। तो सबसे फर्स्ट जो ट्रीटमेंट आता है हमारा आता है टॉपिकल, यानी कि सुपरफिशियली हम कोई भी क्रीम या कोई भी जो चीज़ लोशंस होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी एपिडर्मिस है जो कि ओवर एक्टिव है वो स्लो हो जाएगी। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। दे स्लो द टर्नओवर बाय सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम विच रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड रिलीव द इचिंग। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से क्या होगा, जो स्किन के अंदर जो टर्नओवर हो रहा है, स्किन का जो टर्नओवर है वो स्लो हो जाएगा। और स्लो कैसे होगा, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है। जैसे ही इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा तो इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगी और इचिंग भी कम हो जाएगी। सेकंड आता है टॉपिकल स्टेरॉइड्स, यानी कि सुपरफिशियल हम स्टेरॉइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन थर्ड आता है विटामिन D एनालॉग्स सच एज calcipotriene. It suppress epidermopoiesis, that means development of epidermal cells, causing sloughing of growing epidermal cells. So विटामिन D एनालॉग्स क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्सीप्रोटीन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारी एपिडर्मल सेल्स है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा था बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, उसको ये सप्रेस कर देता है। एवं साथ ही साथ में जो एपिडर्मल सेल्स जो ज़्यादा बढ़ गई थी उसको भी ये स्लफिंग करता रहता है, यानी कि वहाँ से उसको ये रिमूव करता रहता है। नेक्स्ट आता है कोलतार। तो कोलतार का भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोलतार अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, क्रीम हो गया, इसका ये कॉम्बिनेशन होता है। इन तीनों का कॉम्बाइन करके एक तरीके से ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसको हीट किया जाता है। तो ये कोलतार का भी हम यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट आता है टेजारोटीन। इट रिड्यूस मेनली स्केलिंग एंड प्लेक थिकनेस, नॉर्मलाइज द DNA एक्टिविटी। अब जो टेजारोटीन है एक्चुअली में करता क्या है, जो हमारी स्केलिंग हुई है, स्केलिंग मीन्स जो एपिडर्मल जो सेल्स थी वो जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है, उसको जो डिस्ट्रॉय हो रही है उसको कम करने का काम करेगा, और जो प्लेक की थिकनेस है उसको भी ये कम करने का काम करेगा। उसी के साथ साथ में जो DNA की एक्टिविटीज़ है उसको भी ये नॉर्मल करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है
Topical calcineurin inhibitors such as tacrolimus, they inhibit the activation of the cells which reduce inflammation and plaque buildup. अब ट्रेकोलिमस क्या करेगा, जो सेल्स की जो एक्टिविटीज़ थी जो बढ़ गई थी उसको ये इनहिबिट करेगा या सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी और जो प्लेक का जो एक तरीके से प्रोडक्शन हो रहा था, जो बढ़ रहा था, बिल्डअप हो रहा था, उसको भी ये कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है इमोलियंट्स जो अवॉइड ड्राइनेस, इट रिड्यूस स्केलिंग एंड लिमिट द पेन। अब इमोलियंट्स का काम क्या होता है, ये ड्राइनेस को कम करने का काम करेगा, यानी कि अगर ड्राइनेस हो रही है तो वहाँ पर थोड़ी सी वो जो स्किन होगी वो स्मूथ दिखाई देगी, उसमें मॉइस्चर दिखाई देगा। उसी के साथ साथ में जो एपिडर्मल सेल्स में जो स्केलिंग दिखाई दी थी वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और पेन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के अंदर फर्स्ट आता है सनलाइट। एक्टिवेटेड टी सेल्स इन द स्किन आर डिस्ट्रॉय लीड टू रिड्यूस स्केलिंग एंड इन्फ्लामेशन। तो सनलाइट की वजह से क्या होगी, जो टी सेल्स का जो हाइपर एक्टिविटी हुई थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या सप्रेस हो जाएगी, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन और स्केलिंग भी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अल्ट्रावायलेट ब्रॉडबैंड फोटोथेरेपी। आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज इट्स यूज टू ट्रीट सिंगल पैचेस। तो जो अल्ट्रावायलेट ब्रॉडबैंड फोटोथेरेपी है इसका एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल लाइट सोर्स। तो आर्टिफिशियल लाइट सोर्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जो सिंगल पैचेस है उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो थर्ड वन इज फोटो केमोथेरेपी प्लस अल्ट्रावायलेट रेज लाइट सेंसिटाइजिंग मेडिकेशन टेकन बिफोर एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट। जब भी जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है उसके एक्सपोजर से पहले हम क्या करते हैं, लाइट सेंसिटाइजिंग मेडिकेशंस यूज़ कर लेते हैं ताकि जो लाइट है उसका कोई फ़र्क हमारी बॉडी के ऊपर या उसका अफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर ना पड़े। नेक्स्ट आता है जीमर लेज़र। तो इसमें क्या होता है, इट कंट्रोल बीम ऑफ अल्ट्रावायलेट बी लाइट डायरेक्टेड टू सोरेटिक प्लेट टू कंट्रोल स्केलिंग। इसमें क्या होती है, जो अल्ट्रावायलेट बी लाइट होती है वो डायरेक्टली हम किसके ऊपर डालते हैं, सोरेटिक प्लेट के ऊपर, जिसकी वजह से जो स्केलिंग हो रही थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पल्स डाई लेज़र। इट डिस्ट्रॉय द टिनी ब्लड वेसल्स दैट कंट्रीब्यूट सोरेसिस। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें एंगोजमेंट होने लगता है, वो डायलेट होने लगती है। तो इस प्रकार की कंडीशन में पल्स डाई लेज़र का यूज़ करके जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जो कि सोरेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर सिस्टमेटिक थेरेपी। तो फर्स्ट क्या था हमारा, टॉपिकल ट्रीटमेंट था, सेकंड था फोटोथेरेपी, अब थर्ड आता है सिस्टमिक थेरेपी, यानी कि हम डायरेक्टली सर्कुलेशन में मेडिकेशंस इंस्टिल कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइक्लोस्पोरिन, मेथोट्रेक्सेट एंड एसिट्रेटिन। इस प्रकार के मेडिकेशन का यूज़ कर भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकते हैं या सोरेसिस वाली जो कंडीशन है उसको सीवियर होने से कम कर सकते हैं या उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ सोरेसिस। जब भी किसी को सोरेसिस होता है तो उसका भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है सोरेटिक ऑर्थराइटिस, यानी कि सोरेसिस के साथ साथ में ऑर्थराइटिस वाली कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है इरिथ्रोडर्मिक सोरेसिस। इरिथ्रोडर्मिक सोरेसिस के अंदर क्या होगा, जो स्किन होती है, स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है एपिडर्मिस लेयर, उसमें स्केलिंग या पीलिंग देखने को मिल सकती है।